Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the topic electroplating from your class 8 science book chapter number 14. So let us start this topic. तो सबसे पहले जो word आप देख रहे हैं electroplating, ठीक है. Electro मतलब something related with the electricity or we can say with the help of electricity the plating is done. Plating मतलब परत चढ़ाना, प्लेटिंग करना, ठीक है, मतलब कि एक लेयर चढ़ाना. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पूरा मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम किसी चीज को कवर अप कर दे रहे हैं, ढक दे रहे हैं. तो किससे ढक रहे हैं? हम जो है किसी मेटल को जो है वो दूसरी चीज के ऊपर एक लेयर जमा दे रहे हैं, एक लेयर बना दे रहे हैं, ठीक है. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसको हम कहते हैं. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस में होगा? जो सॉल्यूशंस कंडक्टिंग होंगे, जो सॉल्यूशंस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसी में ये हम इफेक्ट देख सकते हैं. जो कंडक्टिंग सॉल्यूशंस नहीं है उनमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो ऑलवेज इलेक्ट्रोप्लेटिंग उन्हीं सॉल्यूशंस में होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक बाय रीडिंग द NCERT book. You know that a brand new cycle has shiny handlebar and wheel rims. However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface beneath. ठीक है. तो जैसे कि आपने नई साइकिल देखा होगा, आप सबने बहुत बारी नई साइकिल खरीदी होगी, है ना. तो उसका जो हैंडल बार है वो शाइनी रहता है, चमकीला सा रहता है, ऐसा लगता है कि ये स्टील का बना हुआ है ना. या फिर आपने कई बार अपने घरों में जो है टैप, जो नलके हैं वो देखे होंगे, वो भी बिल्कुल शाइनी बने रहते हैं ना. तो ऐसा लगता है कि जैसे ये स्टील का बना हुआ है, लेकिन वो स्टील के नहीं बने रहते हैं, है ना. तो क्योंकि ये जो है मेटल ये काफ़ी कॉस्टली है, तो हम इन सब चीज़ों को किससे बनाते हैं? आयरन से. आयरन से क्यों बनाते हैं? क्योंकि आयरन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, ठीक है. लेकिन क्या बात है ना कि आयरन की एक कमज़ोरी है. क्या कमज़ोरी है? आयरन की कमज़ोरी है रस्टिंग. रस्टिंग मतलब जंग लगना. आयरन में बहुत जल्दी जंग लगता है ना. तो हम क्या करते हैं, आयरन के मेटल के ऊपर हम किसी और मेटल का जो कि सुंदर भी हो और थोड़ा एनवायरनमेंट से रेजिस्टेंट भी हो, मतलब कि एनवायरनमेंट का उसके ऊपर कोई असर ना पड़ता हो. जैसे आयरन के ऊपर एनवायरनमेंट का क्या असर पड़ता है? एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है, एयर है ना, और थोड़ा गर्मी भी है. तो इससे क्या है, लोहे में जंग लगने लगता है. लेकिन बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जिनका कि वो इनर्ट रहते हैं. इनर्ट मतलब उनके ऊपर एनवायरनमेंट का कोई असर नहीं पड़ता है जल्दी, है ना. तो अगर आपकी साइकिल के ऊपर स्क्रैच लग जाए तो वो जो लेयर होती है क्रोमियम की वो हट जाएगी. जो वाइट वाइट आपको दिखती है ना स्टील के जैसी, उसको हम कहते हैं क्रोमियम की लेयर. तो वो लगाई रहती है. तो अगर वो हट जाए तो आपको जो है नीचे में आपको ब्लैक कलर का कुछ दिखेगा, तो वो आयरन होती है, क्योंकि उसकी परत जो है वो हट गई होती है, ठीक है. यू माइट हैव ऑल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स विच अपीयर टू बी मेड ऑफ गोल्ड. तो आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है सुंदर सुंदर ज्वेलरी पहन के आते हैं ना. आपने ऑनलाइन शॉपिंग्स में भी देखा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग में खूब सुंदर ज्वेलरीज मिल रही होती हैं, कान की ईयर रिंग्स, गले का नेकलेस सेट्स मिल रहे होते हैं. सो दे ऑल अपीयर टू बी मेड अप ऑफ गोल्ड, क्योंकि उनका कलर येलो रहता है, गोल्ड की शाइन रहती है. जैसे गोल्ड का कोई भी गहना होता है वैसे ही वो भी रहते हैं. तो कैसे इन ऑर्नामेंट्स को गोल्ड की तरह लुक कैसे आता है? तो इनके ऊपर ये एक्चुअली में गोल्ड के नहीं बने रहते हैं, ये किसी सस्ती चीज़ के बने रहते हैं, जैसे कि कॉपर, जिंक, ठीक है. जब आप उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा मेड ऑफ कॉपर, मेड ऑफ जिंक या मेड ऑफ आयरन. तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, है ना. तो एक लेयर जो है वो सोने की लेयर जो है उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है, जिसमें कि बहुत कम सोना यूज़ होता है, ठीक है. तो जो गोल्ड की ज्वेलरी वैसी बनती उसके कॉस्ट और ये जो हम सोने का पानी जिसको कह रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके जो ज्वेलरी बनी उसके कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि सोना बहुत कॉस्टली है. तो ये यूज़ होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज को बनाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग. However, with repeated use, the gold coating wears off, revealing silver or some other metal beneath.
यानी कि जो इस तरह के गहने होते हैं, अगर उसको हम कंटिन्यूस रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करना शुरू कर दें तो जो उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा रहता है वो धीरे धीरे वियर एंड टियर से उतर जाता है, और फिर हमको नीचे का, अगर वो जो है मेटल किस मेटल का बना रहता है वो मेटल हमें दिखने लगता है। कॉपर का बना रहता है तो कॉपर दिखने लगता है, जिंक का बना रहता है तो जिंक दिखने लगता है, और सिल्वर का बना रहता है तो सिल्वर दिखने लगता है। धीरे धीरे वो गोल्ड की कोटिंग धीरे धीरे हट जाती है ना। सो इन बोथ दीज केसेस अ मेटल हैज अ कोटिंग ऑफ another metal. Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on top of another? Well, let us try doing it ourselves. तो इन दोनों ही केसेस में, साइकिल के हैंडल में और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के केस में, हमने देखा कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाई गई है। ठीक है, पहले केस में हमने देखा क्योंकि हमको जो है वो आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करना था, इस वजह से हमने उसको क्रोमियम के ऊपर उसकी एक लेयर चढ़ा दी जो कि देखने में भी सुंदर है और आयरन को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। दूसरे केस में हमें प्योर जो है, हमको देखने का जो हमारा लुक है वो हमारी ज़रूरत थी, तो हमने उसको प्रीशियस लुक देने के लिए उसके ऊपर सोने की परत चढ़ा दी। तो ये सब काम करते कैसे हैं, इसी को समझने के लिए हम करते हैं एक एक्टिविटी जिसका कि नाम है एक्टिविटी 14.7। सो लेट अस सी कि ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की टेक्निक में क्या करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, सो वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। तो हमको क्या चाहिए, हमको कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का एक सॉल्ट होता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट हमको ले लेना है, 2 आयरन की प्लेट्स ले लेनी है जिसका कि लेंथ 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होनी है। ठीक है, 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, डिस्टिल मतलब जो कि प्योर वाटर हो जिसमें कि कोई भी किसी भी तरह के मिनरल्स डिजॉल्व ना हो। ठीक है, या आप आरओ वाटर ले सकते हैं या डबल डिस्टिल वाटर या मिल्की वाटर ले सकते हैं। ठीक है, सो उस बीकर में 250 ml के बीकर में डिस्टिल वाटर ले लेना है और उसमें ये हमको कॉपर सल्फेट जो है डिजॉल्व कर देना है। ठीक है, 2 चम्मच। ठीक है, डिजॉल्व 2 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। Add a few drops of dilute sulfuric acid to copper sulfate solution to make it more conducting। अब आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, तो जब ये सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में जाएगा तो ये हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, मतलब ये हाइड्रोजन आयंस ऐसे, ठीक है, और SO4 सल्फ्यूरिक एसिड SO4 2 नेगेटिव, ये इस आयंस में ये टूट जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब ये आयंस आ जाएंगे सोल्यूशन में, ज़्यादा आयंस हो जाएंगे तो जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी तेज़ जो है, फास्ट जो है वो चलेगी। ठीक है, सो टू मेक इट मोर कंडक्टिंग, क्लीन कॉपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर। तो जो कॉपर की प्लेट होती है, अगर जैसे हम बाहर कॉपर प्लेट रखते हैं तो कॉपर के ऊपर, क्या आपको पता है ना कि कॉपर के ऊपर जो एयर, इन्वायरमेंट की एयर है, मॉइस्ट एयर है, उससे रिएक्ट करके कॉपर के ऊपर एक ग्रीनिश लेयर जम जाती है ना। तो इससे क्या होता है कि कॉपर के अंदर का जो सरफेस है वो फिर बाद रिएक्टिव नहीं रह जाता है ऊपर के लेयर की वजह से। तो सैंड पेपर, जो खुरदरा सा पेपर होता है सैंड पेपर, उससे उसको रगड़ के साफ करना है। ठीक है, ताकि कॉपर का पूरा जो है सरफेस विजिबल हो, ताकि कोई रिएक्शन हम करें तो कॉपर रिएक्ट करे, पार्टिसिपेट करे उसके अंदर। इस वजह से कॉपर की प्लेट्स को खूब अच्छे से साफ करके, पोंछ के, ड्राई करके, क्लीन करके हमको ले लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी एंड इमर्ज देम इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। फिर क्या करना है, हमको एक इस तरह का सेटअप बनाना है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये फिगर में आप देखिए इस तरह का कॉपर प्लेट्स को बीकर में आपने लिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, देखिए ब्लू कलर का सोल्यूशन हो गया ना, क्योंकि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो सॉल्ट होता है CuSO4 का, वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। तो जब हम इसे पानी में घोलेंगे तो भी वो ब्लू कलर का होगा। तो कॉपर प्लेट्स को इस तरीके से वायर में से बांध करके यहाँ पे सॉल्यूशन में डिप कर देना है और फिर इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं हमारा, ये है एनोड। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड है। ठीक है, पॉजिटिव साइड को एनोड कहते हैं और ये हमारा कैथोड, जिसको कि हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है एनोड से, और ये वाली प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और हमने जो है ये अब पूरा
सिस्टम कनेक्ट करके पूरा सर्किट जो है वो चालू कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, 15 मिनट 20 मिनट इस फिनोमिना को होने देंगे, चलते रहने देंगे। फिर क्या हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, हम उसको नोट करेंगे, ठीक है। अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स, ठीक है। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सोल्यूशन एंड लुक एट देम। तो ये जो हमने कॉपर की प्लेट्स ली थी, इसी को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 15 मिनट तक हमने ये सेटअप में बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होने दिया। अब हम देखेंगे कि क्या चेंजेस हमको देखने को मिले, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड्स में हमको सबसे पहले क्या चेंजेस देखने को मिलेगा कि क्या होता है कि जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना, कॉपर CuSO4 है। तो कॉपर सल्फेट जब टूटता है अपने आयंस में तो वो क्या बनाता है, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ये बनाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। और हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया कि ये वाला जो टर्मिनल है ये एनोड है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला टर्मिनल कैथोड है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो इस वजह से पॉजिटिव आयंस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। जो हिस्सा नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो नेगेटिव टर्मिनल है और उसको हम कैथोड कहेंगे। तो ये कॉपर जो है उसकी तरफ जाएगा। वहीं जो सल्फेट जो है ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। ये एनोड की तरफ जाएगा। तो कॉपर जो है वो धीरे धीरे सॉल्यूशन में का जो कॉपर है, जो कॉपर और सल्फेट में टूट गया था, तो कॉपर यहाँ सॉल्यूशन में का कॉपर जो है वो इस प्लेट के ऊपर धीरे धीरे डिपॉजिट करता जाएगा। तो यानी कि जो सॉल्यूशन है इसमें से कॉपर खत्म होता जाएगा, है ना। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, हाँ। तो क्या होगा कि ये वाली जो प्लेट है ये भी तो कॉपर की बनी हुई है, तो इसमें का कॉपर टूट के वापस सोल्यूशन में आएगा, ताकि जो सोल्यूशन में कॉपर है उसका अमाउंट जो है वो बना रहे, है ना। क्योंकि आपको पता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से हर चीज़ चलती है। तो यहाँ पे सल्फेट जब यहाँ पे जाएगा तो वो वापस से कॉपर सल्फेट बन के सोल्यूशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से सारी प्रोसेस चलती रहेगी 15 मिनट तक। ये अंदर होता रहा, जब हमने 15 मिनट के लिए छोड़ा ना, तो इन बिटवीन 15 मिनट में यही सब होता रहा कि कॉपर जो सोल्यूशन का वो यहाँ जाके जमता रहा, इस प्लेट का कॉपर जो है निकल के सोल्यूशन में आता रहा, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि जब ये प्लेट जो है जिसमें कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जाके कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये प्लेट तो यहाँ से धीरे धीरे मोटी हो जाएगी, है ना, ये मोटी हो जाएगी। और ये वाली प्लेट जो है वो इसी का कॉपर निकल के सोल्यूशन में जा रहा है, तो ये वाली प्लेट जो है वो पतली हो जाएगी। यानी कि हमने क्या कंक्लूजन किया कि जो कैथोड वाला टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, वो थिक हो जाएगा, ठीक है, थिक हो जाएगा। और जो एनोड वाला टर्मिनल है वो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा एक कंक्लूजन है, ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन है ना, कि हमने ऐसा ऑब्जर्व किया, ठीक है। व्हाट कलर इज द कोटिंग, तो जो कोटिंग है वही कॉपर का कलर ही है, ठीक है। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी with which this electrode is connected। तो जो टर्मिनल मोटा हो गया वो कैथोड था और जो टर्मिनल पतला हो गया वो एनोड था। फाइन। सो अब पहेली क्या पूछ रही है इसको भी हम थोड़ा देखते हैं। आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, पहेली इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स एंड रिपीटेड द एक्टिविटी। व्हाट डू यू थिंक शी शुड ऑब्जर्व दिस टाइम। तो पहेली ने क्या किया कि ये एक्टिविटी 15 मिनट तक चलती रही और फिर उसने क्या किया कि इलेक्ट्रोड को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज मतलब कि ये वाली प्लेट जो है, जो कि यहाँ पे मोटी हो गई थी ये वाली प्लेट, इसको उठा के उसने इस वाले टर्मिनल से जोड़ दिया और इस वाले प्लेट को उठा के इस टर्मिनल से जोड़ दिया। तो क्या होगा, फिर से ये जो मोटी हो गई थी प्लेट वो यहाँ आ गई, है ना। तो जो प्लेट मोटी हो गई थी अब वो यहाँ पे आ गई और ये पतली वाली प्लेट यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो अब ये वाली मेटल वापस से यहाँ पे डिपॉजिट होंगे, तो फिर से ये दोनों बिल्कुल अपने शेप, पुराने शेप में आ जाएंगे 15 मिनट बाद, है ना, कि जो वहाँ एक्स्ट्रा डिपॉजिट हुआ था वो वापस से जो है हो करके अपने जगह पे आ जाएगा, क्योंकि पहेली ने ये चालाकी की और प्लेट्स को फिर से इंटरचेंज कर दिया। When electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociates into copper and sulfate। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि जब
सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो कॉपर और सल्फेट आयंस में टूट जाएगा। कॉपर जो आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और सल्फेट आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन इट। तो जो फ्री कॉपर है वो नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉपर आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो पॉजिटिव आयन्स नेगेटिव वाले टर्मिनल पे जाएगा, यानी कि कैथोड पे जाएगा, ठीक है। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन? तो सोल्यूशन में हमने देखा कि कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से कॉपर आयन और सल्फेट आयन में टूट गया और कॉपर आयन जो कि नेगेटिव टर्मिनल पे जाके डिपॉजिट हो गया। लेकिन ऐसे तो सोल्यूशन से कॉपर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ना, तो ये कॉपर को जो खत्म हो रहा है ये कौन इसको रिप्लेनिश करेगा, ठीक है। तो जो दूसरा इलेक्ट्रोड है जो कि कॉपर का ही बना हुआ है उसमें से कॉपर टूट टूट के फिर सोल्यूशन में आना शुरू कर देंगे। तो अगर यही एक्टिविटी जब देर तक करेंगे हम तो एक जो इलेक्ट्रोड है जो कि कैथोड है वो मोटा हो जाएगा और जो हमारा एनोड है वो पतला हो जाएगा, ठीक है। सो लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन इज रीस्टोर्ड एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, ठीक है। This means that copper gets transferred from one electrode to the other। तो ये पूरी जो हमने प्रोसेस देखी, पूरी जो फिनोमेना देखी, इसका कंक्लूजन यही रहा कि एक इलेक्ट्रोड से कॉपर निकल करके दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जा रहा है, ठीक है। बस वो बीच में सॉल्यूशन में आ रहा है, ये तो पूरी मैकेनिज्म हो गई। लेकिन एंड रिजल्ट तो यही दिखा ना हमें कि एक प्लेट से उतर के दूसरी प्लेट पे वो फाइनल हमको रिजल्ट यही मिल रहा है कि एक प्लेट से कॉपर उतर के दूसरी प्लेट पे हमको डिपॉजिट होती हुई दिख रही है, ठीक है। अब बूझो क्या क्या सवाल है, हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। बूझो कह रहा है कि बूझो कुड गेट ओनली वन कॉपर प्लेट, so he performed activity 14.7 by connecting a carbon rod in place of the copper plate which was connected to the negative terminal of the battery, ठीक है। He succeeded in obtaining a coating of copper on carbon rod। तो बूझो ने यही किया कि उसके पास दो कॉपर प्लेट नहीं थी, तो एक ही कॉपर प्लेट थी और उसके पास एक कार्बन का जो है रॉड था, ठीक है। तो कार्बन रॉड को उसने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी करंट पास कराने लग गया। तो उसने देखा कि जो कॉपर है वो धीरे धीरे कार्बन के इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट कर गया, जैसे हमने पहले केस में भी देखा है ना। सो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन है एंड दिस डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल। तो मेटल का डिपोजिशन दूसरे मटेरियल पे लिखा है, यहाँ मेटल ने लिखा है, तो जिसके ऊपर हम डिपॉजिट करने जा रहे हैं वो कंडक्टिंग होना चाहिए बस, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मेटल ही हो, जैसे हमने इस केस में बूझो ने क्या लिया था, कार्बन का इलेक्ट्रोड ले लिया था। तो कार्बन का इलेक्ट्रोड जो है वो एज सच जैसे हम कॉपर को देख रहे हैं, ठीक है, वो चीज नहीं है, लेकिन वो भी जो है वो कंडक्टिंग है, ठीक है। ये कंडक्टिंग होना जरूरी है ताकि हमारा सर्किट पूरा हो सके, है ना। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ये पूरे चैप्टर का नाम ही है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है, आप इसको कह लीजिए कि ये यूज भी होता है और ये शो ऑफ के लिए भी यूज होता है, मतलब इसके बड़े सारे यूज हैं और बहुत सारी ये ज़रूरत है, मतलब समय की ज़रूरत है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होता तो शायद हमारे पास इतने बड़े बड़े जो ब्रिजेस हैं, इतनी सुंदर सुंदर कारें हैं, इतने सुंदर सुंदर एरोप्लेन्स हैं, ये सारी चीज़ें हो सकता है पॉसिबल ही नहीं होती, ठीक है, या बहुत कॉस्टली होती। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक बहुत ही अच्छा वरदान है जिसकी की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं, सोच पाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूजफुल प्रोसेस, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी चीज़, बहुत यूजफुल प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ widely used in industry for coating metal objects with a thin layer of a different metal। तो ये इंडस्ट्रीज में बहुत वाइडली यूज होता है, ठीक है। द लेयर ऑफ मेटल डिपोजिटेड हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जिस मेटल की लेयर हम दूसरे मेटल के ऊपर डिपोजिट करते हैं उसके अंदर एक
बहुत अच्छी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं कि इधर वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वियर एंड टियर से, या फिर वो देखने में खूबसूरत होता है ना, विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक। फॉर एग्जाम्पल, chromium plating is done on many objects such as car parts, bath taps, kitchen gas burners, bicycle handlebars, wheel rims and many others। तो जो वाइट कलर का शाइनी सा स्टील की तरह चमकता हुआ दिखता है ना, उसको हम कहते हैं क्रोमियम प्लेटिंग। आपके हैंडल, जो साइकिल के हैंडल है, जो आपके बाथरूम के नल के हैं ना, स्टील की तरह दिखते हैं, वो स्टील के नहीं होते हैं, आयरन के होते हैं वो, और उनके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग की गई होती है। ठीक है, तो क्रोमियम जो है आयरन को रस्टिंग से बचाता है। तो खूबसूरत तो लगता ही है, लेकिन ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो आयरन पूरा पानी से रस्ट कर जाएगा, है ना। सो जो आपने कार्स में भी देखा होगा, बहुत सारे बम्पर्स लगाते हैं क्रोमियम के, है ना। तो क्रोमियम हैज़ ए शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट करोड। और शाइनी अपीयरेंस होता है, खूबसूरत होता है क्रोमियम, बट साथ ही साथ इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये करोड नहीं होता, मतलब इन्वायरमेंट का इसके ऊपर ज़्यादा कुछ असर नहीं होता, बहुत लंबे समय तक ये बहुत स्टेबल रहता है। जैसे कोई आयरन की चीज़ रख दोगे तो वो करोजन होने लगेगा, ख़राब होने लगेगा, पर क्रोमियम के साथ ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से क्रोमियम की कोटिंग आयरन के ऊपर की जाती है। ठीक है, इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, स्क्रैच रेजिस्टेंस भी करता है ना। However, chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of chromium। तो बहुत सारे बच्चे आप में से सोच रहे होंगे ना कि यार आयरन की बनाने की क्या ज़रूरत है, क्रोमियम का ही बना देते हैं, है ना, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। लेकिन क्रोमियम जो है वो प्रीशियस मेटल है, मतलब जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें उसका अमाउंट कम है, इस वजह से उसका कॉस्ट ज़्यादा है। तो इस वजह से क्रोमियम की से चीज़ें नहीं बन सकती कि बहुत ज़्यादा वो इकोनॉमिकल नहीं है। ठीक है, सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल, सस्ते, चीपर मतलब सस्ते, सस्ते मेटल, जैसे आयरन, आयरन सस्ता है, ठीक है, कंपेरेटिवली क्रोमियम से तो सस्ता ही है बहुत, तो इसीलिए चीपर मेटल का बनाते हैं सामान। और आयरन मजबूत भी है, तो मजबूत भी है, सस्ता भी है, तो सामान उसी का बनता है। बट हमारे पास तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की टेक्निक है, हम इलेक्ट्रोप्लेट कर देंगे उसको क्रोमियम से, बस हमारा काम हो गया। ठीक है, एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिटेड। ठीक है, सो अब तो ये हो गई हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़। अब हम जाते हैं ज्वेलरी। ठीक है, ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। तो जो ज्वेलरी मेकर्स होते हैं वो गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते थे, गोल्ड का पानी चढ़ा देते हैं ना, आपने सुना होगा, तो वो गोल्ड की एक लेयर चढ़ा देते हैं सस्ते, जैसे कि हमने जिंक का हार बना दिया, कॉपर का हार बना दिया, उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट कर दिया गोल्ड के मेटल से, और ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा गोल्ड से बना हुआ है, नहीं, बट वो लुक देता है। बट इस वजह से जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है उनका कॉस्ट बहुत कम होता है, देखने में तो वो सोने जैसे ही लगती हैं, है ना। सो दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव, बहुत सस्ती रहती हैं। ठीक है, टिन कैंस, अब बात आ रही है टिन कैंस। आप सब लोगों ने कोको कोला, पेप्सी टिन कैन में पिया होगा, नहीं, और रसगुल्ला वो भी टिन कैन में आता है ना। तो बहुत सारी पैकेजिंग आजकल टिन कैन में आने लग गई है, तो आपने खाया होगा। तो वो क्या पूरा का पूरा डिब्बा टिन से बना रहता है? टिन भी तो प्रीशियस मेटल ही है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रीशियस नहीं है, लेकिन आयरन से तो ज़्यादा प्रीशियस है ही। तो क्या टिन का बना रहता है? नहीं, वो डिब्बा असल में आयरन का बना रहता है, उसके ऊपर टिन की एक कोटिंग होती है। अब आपको तो पता ही है ना कि आयरन क्या होता है, रस्टिंग की प्रॉब्लम है आयरन के साथ। अगर आयरन तो ऐसे इन्वायरमेंट में ही रस्ट करने लगता है, अगर खाने की चीज़ों के साथ जो लिक्विड रहते हैं उनके साथ अगर आयरन के डिब्बों में पैक करके रख दो तो सारे खाने में भी जंग लग जाएगा, डिब्बा तो रस्ट कर ही रहा है, तो खाना तो खराब हो जाएगा ना। तो क्या करते हैं, डिब्बा आयरन का बनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर टिन की एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्निक से कोटिंग कर देते हैं। और टिन का जो कोटिंग होती है वो इन्वायरमेंट से थोड़ी रेजिस्टेंट होती है, उतनी आयरन की तरह नहीं करोड करता है, वो इन्वायरमेंट में स्टेबल रहता है, ठीक ठाक रहता है। तो इससे क्या है, डिब्बा भी मजबूत, सस्ता भी बन गया और देखने में भी ठीक है, और खाना भी हमारा लंबे समय तक उसमें सेफ रहता है। ठीक है, सो टिन कैन्स यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन इनटू आयरन। ठीक है,
टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। टिन जो है आयरन से काफ़ी लेस रिएक्टिव है, इस वजह से टिन की कोटिंग आयरन पे की जाती है, ठीक है। दस फूड डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद आयरन एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। तो फूड जो है आयरन के कॉन्टैक्ट में नहीं आता और स्पॉइल होने से बच जाता है, ठीक है। आयरन इज यूज इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, हाउएवर आयरन टेंड्स टू करोड एंड रस्ट। तो आयरन जो है ब्रिजेस पे भी बनता है ताकि वो मजबूत बने ब्रिज, है ना, लेकिन जिंक की उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है ताकि जो ब्रिज में यूज हुआ लोहा है उसमें करोजन ना हो, नहीं तो वो लोहा कमजोर हो जाएगा धीरे धीरे समय के साथ और ब्रिज गिर जाएगा। इस वजह से ब्रिज के ऊपर जो भी आयरन यूज होता है उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है जिंक से। जिंक भी काफी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है उसको, ठीक है। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ द यूज कंडक्टिंग सोल्यूशन इज अ मेजर कंसर्न। तो ये जो कंडक्टिंग सोल्यूशन यूज होता है ये इंडस्ट्रीज में बहुत पॉल्यूशन कॉज करता है, मेजर कंसर्न है, ठीक है। तो इनका डिस्पोजल एक अभी भी समस्या बना हुआ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज के लिए।